हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री की दुनिया पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल बीएससी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने सिलेबस चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हर सेमेस्टर के वीडियो बनाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हमने वीडियो बहुत सारे आपके अपलोड भी हुए हैं। आज हमने सोचा कि क्यों नहीं बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उनके जो केमिस्ट्री का पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, इससे रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए बनाएं। तो इसी के क्रम में आज हमने जो आपको स्टडी करने के लिए बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो केमिस्ट्री का पेपर है वो लिया हुआ है, जिसका नाम एक बार और मैं आपको बता दूं, वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स को पढ़ना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री के चैनल पे आना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हमारा चैनल आपके हर एक यूनिट्स के वीडियो बनाएगा, वीडियो अपलोड करेगा, जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखिए जरा, जब बीएससी सेकेंड ईयर का हमने सिलेबस देख रहे थे तो इसमें 2 यूनिट मिले। पहला यूनिट जो था वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का और यूनिट नंबर 2 जो है वो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का। ये दोनों यूनिट है, इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं लगभग मैच करते हुए आपको मिलेंगे। जैसे मैंने अगर पहला ही टॉपिक उठाया है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको दिया गया है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स और इस एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में इसको दिया गया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। तो ये दोनों यूनिट के मैटर्स को हम आपके लिए एक साथ ही बनाएंगे और आपके लिए अपलोड भी करेंगे, ताकि आप बहुत इजी तरीके से पढ़ सकें और एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो सेशन की शुरुआत लाइक के बटन के साथ होनी चाहिए। जितने भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक का बटन दिया गया, लाइक के बटन को प्रेस करेंगे। चलिए जरा हम लोग देखते हैं कि ये डी ब्रोगली मैटर वेव का हाइपोथेसिस या फिर डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था वो क्यों आया, इसकी क्या जरूरत थी। आप लोग जब क्लास 11th में पढ़ रहे थे उस टाइम भी आपको ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस मैटर पढ़ाया गया होगा, उसी से थोड़ा सा लेवल अप करते हुए इसको बनाया गया है, जो है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो चलिए जरा हम लोग समय ना ज़्यादा गवाते हुए हम लोग सीधे चैप्टर्स पे आते हैं, जो है हम लोग का डी ब्रोगली मैटर वेव का। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को आप सब जानते हैं कि किसने दिया था, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। तो इन्होंने किसकी हेल्प से लिया था, आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। आइंस्टीन in 1905 suggested that light has dual character and behaves both as a particle as well as wave। देखिए जरा, इस डी ब्रोगली ने अपना कंसेप्ट जो दिया था वो आइंस्टीन के बेसिस पे दिया था, और आइंस्टीन 1905 में ये कहते थे कि लाइट जो होता है उसके पास डुअल कैरेक्टर होता है और ये बोथ बिहेवियर शो करता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। तो आइंस्टीन ने 1905 में सजेस्ट किया था कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है और ये बिहेव करता है पार्टिकल का भी और वेव का भी। और इसी के बेसिस पे डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली in 1924 suggested that all the material particles in motion like electron, proton, neutron
एटम molecules have also dual characters of particle and wave। देखिएगा जरा ध्यान से, जब डी ब्रोगली को ये पता चला कि आइंस्टीन ने बताया है कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर होता है पार्टिकल का और वेव का, तो उन्होंने 1925 में कहा कि जो ऐसे पार्टिकल जो मोशन करते हैं, ऑल द पार्टिकल्स इन मोशन लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स हैव आल्सो डुअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल एंड वेव। तो डी ब्रोगली ने बताया कि जितने भी पार्टिकल ऐसे होते हैं जो मोशन करते हैं, उनके पास भी डुअल कैरेक्टर होता है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। आइंस्टीन ने 1905 में बताया था कि लाइट के पास दो कैरेक्टर्स होते हैं, पार्टिकल के भी और वेव के भी। ठीक उसी के बेसिस पे डी ब्रोगली ने 1925 में कह दिया कि जितने पार्टिकल ऐसे हैं जो मोशन करते हैं, ऐसे पार्टिकल जो मोशन करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, एटम हो या फिर मॉलिक्यूल है, सबके पास डुअल कैरेक्टर होगा पार्टिकल और वेव का। तो आइंस्टीन ने कहा कि जैसे लाइट के पास डुअल कैरेक्टर, आइंस्टीन ने कहा कि जैसे लाइट के पास डुअल कैरेक्टर है, वैसे ही डुअल कैरेक्टर है किसका किसका, पार्टिकल और वेव का। ठीक वैसे ही ऐसे ही चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, उनके पास भी डुअल कैरेक्टर होगा किसका किसका, पार्टिकल का और क्या, वेव का। ये बात आइंस्टीन ने बताई थी कि लाइट के पास डुअल कैरेक्टर पार्टिकल और वेव का, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर मूविंग पार्टिकल का बताया किसने, डी ब्रोगली का। और जब डी ब्रोगली ने ये बात बताई तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू भी। देखिए जरा, डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस ने, डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया था जिसमें लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू भी दिया था, वेयर लेमडा इज इक्वल टू वेव लेंथ, लेमडा क्या था, वेव लेंथ था। एच जो था वो प्लैंक कांस्टेंट था। यम इंटू भी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम। तो देखिए जरा, डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस देते हुए वेव लेंथ लेमडा, प्लैंक कांस्टेंट एच और मोमेंटम m इंटू भी में उन्होंने एक रिलेशन दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू भी। यम जो है पार्टिकल का मास हो सकता है, भी उसकी वेलोसिटी जो मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने मास का वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन मैटर का, वेव का आपको समझ में आ गया होगा कि आइंस्टीन ने बताया था कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को रखता है। वैसे ही इतने भी मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो भी क्या करते हैं, उनके पास भी पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर होता है। क्यों इन्होंने बात बताई थी, क्यों इसलिए बताई थी, क्योंकि पार्टिकल्स बिहेव्स लाइक या मैटर बिहेव्स लाइक अ लाइट। ये क्यों बताया गया था, क्योंकि इस बात पे बताया गया था कि जितने भी मैटर्स होते हैं, मैटर्स बिहेव्स लाइक लाइट, मैटर बिहेव्स लाइक लाइट। जितने भी मैटर्स होते हैं वो लाइट की तरह बिहेव करते हैं। तो लाइट के पास अगर पार्टिकल और वेव का नेचर है, तो वैसे ही मैटर्स के पास भी क्या होगा, पार्टिकल और वेव का दोनों नेचर होगा। और उसी के बेसिस पे उन्होंने एक इक्वेशन दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू भी। लेमडा जो है वो वेव लेंथ है, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है, एम किस मास से, भी किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उसके बेसिस पे उन्होंने इक्वेशन दिया था। अब ये इक्वेशन कैसे आएगा इसको मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन तब तक हम चाह रहे हैं कि जितने व्यूअर्स हैं इसको देखें, फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए जरा अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये इक्वेशन था, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन यम इंटू भी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू बी, ये कहां से आया था।
कैसे डी ब्रोगली ने इक्वेशन निकाला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एच, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू भी, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस किसके पे आया था, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो आइंस्टीन क्या था, आइंस्टीन ने बताया था कि इक्वेशन इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टीन के द्वारा जो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया गया था, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये किसका था, ये आइंस्टीन का इक्वेशन था, आइंस्टीन का ये इक्वेशन है। ठीक वैसे ही एक और इक्वेशन दिया गया था, इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू बताया गया था। ये किसके द्वारा बताया था, प्लैंक के द्वारा, प्लैंक इक्वेशन ये था। देखिएगा जरा, आइंस्टीन के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया था वो दिया गया था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये जो प्लैंक के द्वारा इक्वेशन दिया गया था इज इक्वल टू एच न्यू। एम क्या है, मास है, सी क्या है, सी क्या है, जो जिस वेलोसिटी से लाइट की जो वो चल रही है वही है, और ये क्या है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ये सी जो है स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं इसको। यम जो है, देखो इसमें यम जो है वो, एम जो है वो हम लोग का मास है, मास है, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, यस, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और इसमें एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और ये इमिटेड रेडिएशन है, कितनी फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी है ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। ऐसा आपको पता है, ये न्यू लिख दे रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। देखिए जरा ध्यान से, बताया गया था आइंस्टीन के द्वारा कि इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और प्लैंक के द्वारा जो इक्वेशन दिया गया था इज इक्वल टू एच न्यू। दोनों देखो, दोनों एनर्जी का ही इक्वेशन है, एक बार एनर्जी बराबर एम सी स्क्वायर तो दूसरी एनर्जी बराबर एच न्यू। तो अब इन दोनों एनर्जी को हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं ना। ये देखो, जितनी एनर्जी, ये दोनों एक ही बराबर है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखिए चाहे इज इक्वल टू एच न्यू लिखिए। इसका मतलब क्या हम बात कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि क्या हम लोग कह सकते हैं, हम लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए जरा, इस C को अगर हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम इंटू सी। जरा ध्यान से देखिएगा, एच हमने क्या किया, एक C को जब इधर लाया, एक C को हमने इधर ला दिया तो ये हो गया एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम सी। इधर देखिए जरा ध्यान से, अब ये जो है अगर हम इसको ऐसे लिखें एच अपॉन सी अपॉन न्यू, इसको अगर हम ऐसे लिखें एच इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच अपॉन सी अपॉन न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और सी अपॉन न्यू को किससे बोलते हैं, सी अपॉन एच न्यू को हम लोग बोलते हैं एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम इंटू सी। देखिएगा जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। तो देखिए जरा क्या हुआ, एच अपॉन न्यू इज इक्वल टू एम सी हो गया ना, एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी हो गया। यहां से देखिए एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी हो चुका। देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या किया, सबसे पहले आइंस्टीन का इक्वेशन लिया था इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और प्लैंक का इक्वेशन था इज इक्वल टू एच न्यू। दोनों एनर्जी एक दूसरे के बराबर होती है तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इस सी को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम सी। अब इस सी इसको अगर हम न्यू को इधर भेजें तो एच अपॉन सी इंटू न्यू इज इक्वल टू एम सी। तो ये सी अपॉन न्यू की वैल्यू जो होती है वो लेमडा के बराबर होती है, तो एच लेमडा इज इक्वल टू एम सी। अब देखो जरा, अगर इसको हम बनाए एक से कर दें, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही हम लोग करेंगे यहाँ से हमको मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। जरा देखिए, यहां से जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से हमको मिला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। ये देखिए
ये इक्वेशन हमको मिला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। यम क्या है, मास है, और सी क्या है, लाइट है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट है। ये फोटोन के लिए है, ये जो इक्वेशन है वो फोटोन के लिए है, जो फोटोन होते हैं वो फोटोन के लिए है। लेकिन जब यही इक्वेशन को जब हम पार्टिकल के रूप में लेंगे तो फिर इसको हम लिखेंगे लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन यम इंटू भी। क्यों? क्योंकि वहां हम लोग मास को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं? मास को कंसीडर करते हैं। तो मास की क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो यहाँ एच, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओ आर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है हम लोग का? वो है मोमेंटम। ये पी हम लोग का क्या है? पी जो है वो हम लोग का है मोमेंटम। देखिए जरा ध्यान से, P इज इक्वल टू क्या? मोमेंटम। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको इक्वेशन बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, जब नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जरा ध्यान से, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस किसके बेसिस पे दिया गया है? दो इक्वेशन, आइंस्टीन का इक्वेशन और प्लैंक का इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन और प्लैंक के इक्वेशन को इक्वल करते हुए हम लोग ये रिलेशन निकाले हुए हैं, हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला हुआ है। आइंस्टीन का इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, प्लैंक का इक्वेशन इज इक्वल टू h न्यू। दोनों एनर्जी को बराबर कर देंगे, c को इधर लाएंगे तो mc हो जाएगा। अब h अपॉन c अपॉन न्यू की वैल्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h अपॉन c अपॉन न्यू, और जब इस c अपॉन न्यू की वैल्यू होती है लेमडा इज इक्वल टू mc, तो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ये फोटोन के लिए है, लेकिन जब अगर किसी पार्टिकल को दिखाएंगे तो उसके मास और वेलोसिटी को दिखाएंगे, इसलिए हमने यहाँ इक्वेशन लिख दिया लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू भी, यहाँ से यानी लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p यानी मोमेंटम। इसमें देखो जरा, अगर आप न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाते समय आपको h की वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। देखिए जरा ध्यान से, आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये वैल्यू जो होती है प्लैंक कांस्टेंट की वो आपको याद रहनी चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट, तो प्लैंक कांस्टेंट आपको याद रखना चाहिए, कितना होता है? 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो हमने डी ब्रोगली का मैटर वेव भी पढ़ लिया और उसके डेरिवेशन को भी हमने देख लिया। आइंस्टीन ने बताया था कि लाइट के पास पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है, वैसे ही मैटर को डी ब्रोगली ने कहा कि मैटर भी लाइट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इस मैटर के पास जो मूव करते होंगे उनके पास भी पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन्स हो, मोशन अगर कर रहे हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, तो उनके पास भी डुअल कैरेक्टर होगा, लाइट का भी और वेव का भी और पार्टिकल का भी। तो यही था आपका डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए जरा हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ अ बॉडी, दिया कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 mg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ लेमडा की वैल्यू दिया हुआ है, h की वैल्यू दिया हुआ है, यानी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34। ये न्यूमेरिकल में ही दिया 6.625, कहीं 34 भी दिया रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया 6.634 ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा जितना भी दिया रहा है इधर पॉइंट्स के बाद माइनर डिफरेंस कोई मेजर नहीं रखता। तो देखिए जरा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 mg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो जरा, जो इक्वेशन अभी आपने पढ़ा है लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू भी, h की वैल्यू हमको दी गई है, वेव लेंथ हमको निकालना है। क्या क्या निकालना है हमको? देखो जरा, हम लोग को निकालना है वेव लेंथ। वेव लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। यम दिया गया है, मास जो है वो m दिया गया है, कितना? m दिया गया है 1 mg, और 1 mg को जब हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर -6 kg, 10 टू द पावर -6 kg हो जाएगा। और क्या क्या दिया गया है? वेलोसिटी भी दी गई है,
वेलोसिटी भी दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमको जनरली फॉर्मूले में रखना है, लेमडा निकालना है। तो लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू दी गई 6.625। इस इक्वेशन में कितना दिया गया एच की वैल्यू, तो 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई यम कितना दिया गया 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 इंटू भी कितना दिया गया है 10, देखिए जरा ध्यान से 10 दिया गया है। जब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए कितना आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.625 इंटू 10 टू द पावर -29 आएगा। किस में डाटा आएगा, तो आएगा मीटर में। ये मीटर में इतना इसकी वैल्यू आएगी। आप तब जब कैलकुलेट करेंगे तो इतनी आपको वैल्यू मिलेगी। एक बार लगा के देखिएगा, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -29 मीटर आएगा, और जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 27 हो जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10 टू द पावर -27 सेंटीमीटर। तो ये इसका सोल्यूशन है। करना क्या है, करना कुछ नहीं, सिर्फ हमको अगर फार्मूला पता रहे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखिएगा, वैल्यू इतनी ही आएगी। तो दिया है कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ 1 mg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसे फॉर्मूले में रख के और हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए जरा अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को, कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। हाइजेनबर्ग जब आए, साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने बोहर का एटॉमिक मॉडल देखा था। बोहर का एटॉमिक मॉडल, हाइजेनबर्ग का जो कंसेप्ट आया वो किसके बेसिस पे आया था, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। और बोहर्स का एटॉमिक मॉडल ये कहता था कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो इस हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे आया था, इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो देखिए जरा ध्यान से, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल कहता था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। वो भी किसके साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स ऑर्बिटल के अंदर। देखिए जरा, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल कहता था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स ऑर्बिटल के अंदर, फिक्स ऑर्बिटल के अंदर फिक्स वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की अगर हमको पोजीशन ज्ञात करनी है, पोजीशन पता करना है और मोमेंटम पता करना है, मोमेंटम पता करना है, तो हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही साथ। क्यों, क्योंकि हम पोजीशन कहां होगा और कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहा होगा ये हम पता कर सकते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं फिक्स वेलोसिटी के साथ, फिक्स ऑर्बिटल के अंदर। इसका मतलब तो ये था ना कि हम इलेक्ट्रॉन को पोजीशन को भी पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और उसकी मोमेंटम को भी पता कर सकते हैं कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है, ऐसा भी पॉसिबल। इसका मतलब क्या कि बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग हम सर्टिनिटी पता कर सकते थे कि किसी का भी कोई भी चीज कहाँ है। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपके विधायक जी लखनऊ गए हैं पार्लियामेंट में।
और आपको जाना है वहां पता लगाना है। तो विधायक जब पार्लियामेंट गए हुए हैं, लखनऊ गए हैं, तो या तो वो दो जगह रहेंगे, या तो अपने आवास पे रहेंगे, नहीं तो विधानसभा में रहेंगे। तो दोनों जगह जाएं अगर हम लोग, तो ये तो कोई हम नहीं ना पता कर सकते हैं कि कहाँ है वो, एग्जैक्ट उनकी लोकेशन हम नहीं पता कर सकते एकदम कि कहाँ है। मान लीजिए कि हम विधानसभा गए तो पता चला कि वो अपने आवास पे हैं, आवास पे गए तो पता चला विधानसभा में। तो या फिर कोई भी चीज देखिए जरा, अगर हम ये सपोज करें कि हमको ठीक 5 बजे एक प्लेस पे पहुंचना है, इस प्लेस पे हमको ठीक 5 बजे पहुंचना है, एकदम 5 बजे फिक्स हमने रख दिया कि 5 बजे एकदम फिक्स, 5 o'clock पे एकदम हमको फिक्स वहां पहुंच जाना है उस प्लेस पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम जा रहे हैं और रास्ते में हमारी बाइक ही खराब हो जाए, कार ही खराब हो जाए, तो फिर इस 5 बजे हम नहीं पहुंच सकते ना। या फिर अगर 5 बजे का ही है तो हो सकता है कि हम 5:01 पे पहुंचे, 5:02 पे पहुंचे, 5:05 पे पहुंचे। यानी हमको एकदम फिक्स नहीं है कि हम इसी टाइम पे एकदम वहीं पे पहुंच ही सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। एक आइंस्टीन साइंटिस्ट हुए थे ना, आइंस्टीन, अभी आइंस्टीन की बात चल रही है, आइंस्टीन की बात चल रही है। तो आइंस्टीन क्या कहते थे? आइंस्टीन कहते थे कि अगर एक मक्खी भी उड़ रही है रूम के अंदर, तो एक बार यहां बैठी, फिर एक बार यहां बैठी, फिर यहां बैठी, फिर यहां बैठी, तो अगर उसके हम पाथ की स्टडी करें तो हम बता सकते हैं कि अब मक्खी उड़ेगी तो यहां से उड़ी है, फिर यहां आके बैठी है, फिर उसके बाद यहां आ गई है। तो अगर ऐसे वो घूम रही है और इसके पाथ का हम स्टडी करें तो हम बता सकते हैं कि अगले देर बाद कहां जाके बैठेगी, यहां बैठेगी कि कहां बैठेगी। तो ऐसे बताया जा सकता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल होना नहीं है, क्योंकि हाइजेनबर्ग आते हैं और वो कहते हैं कि दुनिया के किसी भी चीज में अनसर्टेनिटी होती है, यानी सर्टेनिटी पूरी तरीके से नहीं होती है। जैसे आप ही से कहा जाए कि 5 बजे ठीक पहुंचना है, तो 5 बजने पे एकदम ठीक आप एग्जैक्ट नहीं पहुंच सकते हैं 5 बजे, या तो 5:01 पे पहुंचेंगे, या फिर 4:59 पे पहुंचेंगे। यानी आपके पास भी अनसर्टेनिटी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बताया गया था, बोहर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स वेलोसिटी के साथ फिक्स ऑर्बिटल में फिक्स चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनके पोजीशन और मूवमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग कहते हैं कि हम अगर साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ चाहें कि किसी भी मूविंग पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंट को अगर हम ज्ञात कर सकते हैं, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है। देखिएगा जरा ध्यान से एक बार और, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइंस्टीन कहते थे कि अगर रूम में आपकी मक्खी भी घूम रही है तो एक जगह से उठी, दूसरे जगह उठी, फिर तीसरे जगह गई, तो अगर उसके हम पाथ की स्टडी करें तो अगले बार बता सकते हैं कि वहां उठी तो फिर कहां बच जाएगी। वैसे ही बोहर का एटॉमिक मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स वेलोसिटी के साथ फिक्स ऑर्बिटल में चक्कर लगाता रहता है, यानी उसके हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन हाइजेनबर्ग आए और हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की हम साइमल्टेनियसली एक साथ जो है पोजीशन और मोमेंट को एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते। अगर एग्जैक्ट पता करना भी है, अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट उसके मोमेंटम को हमको पता करना ही है, तो कम से कम हम h/4 का मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। अगर हम पहुंच गए कि अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे मिनट में दूसरे ऑर्बिटल में रहेगा, यहां हमको पता है कि यहां रहेगा, अगर हम पहुंच भी गए तो हम पता लगाने में कम से कम करेंगे गलती, तो कितने की करेंगे? h/4 की गलती करेंगे। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पता करना है, हमको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ पता करना है, तो कम से कम अगर हम गलती करेंगे तो h/4 की मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। ये किसने बताया था? हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया था। क्या बताया गया है? कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ पता करना चाहते हैं, तो कम से कम अगर हम गलती करेंगे तो h/4 की गलती करेंगे ही करेंगे। चलिए अब जरा इतने को समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, इसके सेंटेंस को देख लेते हैं और इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए जरा जो चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, उसको हम एक सेंटेंस में लिख लेते हैं। तो देखिए जरा, हमने लिखा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली
बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी आर मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। क्या कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन, वेलोसिटी या फिर मोमेंट को, पोजीशन या फिर मोमेंट या वेलोसिटी को एक साथ कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी आर मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि एक साथ पोजीशन और इसके मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर लें तो कम से कम हम लोग h/4 का मिस्टेक यानी गलती करेंगे ही करेंगे। देखिए जरा वही बातें जो बोहर के मॉडल के मैंने बताई थी। बोहर्स मॉडल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड एज पार्टिकल। बोहर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया गया था पार्टिकल के रिवॉल्विंग इन अ डेफिनिट ऑर्बिटल, जो कि एक डेफिनिट ऑर्बिटल में क्या करता है? चक्कर काटता रहता है। इन वेल डिफाइंड पाथ डज नॉट होल्ड, जो वेल डिफाइंड पाथ है वो अच्छे तरीके से उसको क्या करता है? होल्ड नहीं कर पाता है। हाउएवर इट विल बी मोर करेक्ट टू से, इसलिए ये सबसे ज्यादा कहना सही होगा कि इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो होती है वो सर्टेन एनर्जी के साथ क्या करती है? एसोसिएट रहती है, यानी इट बिलोंग टू अ डेफिनिट एनर्जी लेवल, नॉट दैट इट बिलोंग टू द डेफिनिट ऑर्बिटल। क्या कहता है? कि उसकी एनर्जी डेफिनिट है, उसकी ऑर्बिटल डेफिनिट नहीं है। क्या कहा? क्योंकि बोहर का एटॉमिक मॉडल कहता था, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिटल में है, फिक्स ऑर्बिटल में है और फिक्स वेलोसिटी के साथ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बता दिया कि फिक्स ऑर्बिटल में कहना सही नहीं है, फिक्स एनर्जी के साथ मोशन कर रहे हैं, फिक्स एनर्जी के साथ वो हैं, ये कहना करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स को हम लोग किस ऑर्बिटल में हैं, किस मोमेंटम के साथ करें, एग्जैक्ट हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यानी करेंगे भी कैलकुलेट तो h/4 की मिस्टेक हम लोगों से होगी। यानी डेल्टा H इज इंटू डेल्टा P इज इक्वल टू h/4। डेल्टा X क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, और डेल्टा P क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा जल्दी से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स का पहला यूनिट और सेकेंड यूनिट दोनों को मिक्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं। दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे और दोनों चैप्टर एक ही साथ हम लोग फिनिश भी करेंगे। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए जब वीडियो आए तो सबसे पहले सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। जितने लोग लाइक के बटन नहीं प्रेस किए हैं वो लाइक के बटन को जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।